हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा। लास्ट क्लास में अपन ने मूवमेंट डिस्कस किया था। आज देखते हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 10 मीटर लेंथ हैज अ सेल्फ वेट ऑफ 5 न्यूटन। द रॉड कैरीज अ वेट ऑफ 30 न्यूटन हंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। फ्रॉम व्हाट पॉइंट द रॉड टू बी सस्पेंडेड सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। क्या बोल रहे हैं? फिगर आपको दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि एक एंड पे 30 न्यूटन का वेट हैंग किया गया है और ये जो रॉड है, इस रॉड का जो वेट है, जो सेल्फ वेट है, वो 5 न्यूटन का है। तो 5 न्यूटन का जो वेट है ये आपको दिखाया गया है। तो इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, कहाँ लाया करेगा? बिल्कुल सेंटर पे लाया करेगा। इस रॉड के जो सीजी पे लाया करेगा, सेंटर पे 5 न्यूटन का। ठीक है ना। तो यहाँ से जो लेंथ नहीं दिखाई गई है फिगर में, लेकिन हम एनालिसिस हम बता सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी यहाँ से, ये 5 न्यूटन से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 5 मीटर ये होगी और 5 मीटर ये होगी। कैसे बोल रहा हूँ मैं ये? क्योंकि ये इसका सेल्फ वेट है। सेल्फ वेट उसके सेंटर पे लाया करेगा, उसके सीजी पे रॉड की। इसलिए मैंने 5 मीटर ये बोल दिया। अब यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कि किस पॉइंट से, पूछ रहे हैं कि रॉड के किस पॉइंट से, जो एफ पॉइंट इन्होंने दिखाया है कि इस पॉइंट से अगर इसको हंग करें अगर अपन, तो ये जो वेट है आपका, जो ये वेट है 30 न्यूटन, ये लगने के बाद भी इसमें क्या होना चाहिए? ये अपना रॉड जो है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, रिमेन सेम हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए देखिए कंडीशन होनी चाहिए, बॉडी आपकी क्या होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, मतलब उसमें क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में यहाँ पर बात की थी। अब देखिए यहाँ पर पहले मैंने फोर्स की बात की थी। अब यहाँ पर एक टर्म और देखेंगे कि बॉडी के जो इक्विलिब्रियम है वो दो टाइप से हो सकता है। एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है आपकी ट्रांसलेट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उसको अगर आप नेट फोर्स उसमें जीरो लग रहा है तो उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसको अभी तक अपन पढ़ रहे थे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब कहलाएगा? जैसे बॉडी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है कि इस पॉइंट के अबाउट, अगर मैं एफ पॉइंट के अबाउट आपको बोलूं, तो देखिए यहाँ पर ये जो वेट लग रहा है 30 न्यूटन, ये क्या होगा? अभी अपन ने एक टर्म पढ़ा है मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहीं ना कहीं ये फोर्स की जो टर्निंग टेंडेंसी आ रही है इस पॉइंट के अबाउट आ रही है, ये टर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये टर्न करने की कोशिश कर रहा है मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, रोटेट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से टर्न करेगा तो रोटेट कर जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं बोल रहा हूँ इसको हॉरिजॉन्टल में रखना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसके मतलब इसकी जो टर्निंग टेंडेंसी है इस पॉइंट के अबाउट वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है उसको रोकना है अगर हमें, तो वहां पर उसके लिए जो हम कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट होने ही ना दें, मतलब टर्निंग टेंडेंसी को हमने रोक दिया, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ले आए हम बॉडी को। अभी तक हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहा था, मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है जिसके कारण टर्न कर रहा है, इस टर्निंग को मैंने रोक दिया। मतलब मैंने क्या किया? मोमेंट का जो समेशन है वो जीरो मान दिया, मतलब नेट मोमेंट जो लग रहा है किसी भी पॉइंट के अबाउट वो जीरो है। तो बॉडी आपकी इसमें आएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगी। तो अब जब भी हम बात करेंगे टोटल इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर हम ये तीनों कंडीशन लेंगे, नेट फोर्स भी लेंगे मतलब Fx, Fy, और एक तीसरी कंडीशन भी ऐड करेंगे, मोमेंट। जब भी कोई फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, उसके कारण क्या हो सकता है? मोमेंट भी हो सकता है। जैसा आप जो क्वेश्चन मिलेंगे अपन को उसमें हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर लग रहा है ये 30 न्यूटन का फोर्स, जो इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा? मोमेंट करा सकता है। तो हमने क्या किया? इसको इक्विलिब्रियम में, अगर इसको हॉरिजॉन्टल में रखना है मतलब इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब नेट मोमेंट जो उसमें लगना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब देखिए ये कंडीशन लगाते हुए मैं एफ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ, क्लियर? क्योंकि हमें पॉइंट ही पूछा है कि कहाँ से उसको पॉइंट, फ्रॉम व्हाट पॉइंट द रॉड बी सस्पेंडेड सो दैट इट रिमेन हॉरिजॉन्टल। हमने एफ को पॉइंट माना है कि एफ पे हमने सस्पेंड किया है जहां पर वो क्या है? बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टल पे रखी हुई है।
ये लेंथ हमें बतानी पड़ेगी यार, पॉइंट कहाँ है किसी एक एंड से, तो बी पॉइंट से जो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट में मूवमेंट मान रहा हूँ इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल पे, मतलब नेट समेशन ऑफ मूवमेंट कितना है, जीरो है। जो नेट मूवमेंट लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट कितना है, जीरो है, तभी बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, हॉरिजॉन्टल में रहेगी, रॉड टर्न नहीं करेगी, टर्निंग टेंडेंसी नहीं। सो देखिए यहाँ पर इसके बाद मूवमेंट लेते हैं, मूवमेंट अबाउट एफ इक्वल टू जीरो। सो देखिए सबसे पहला फोर्स है 30 किलो न्यूटन, सबसे पहले मैं इसी को ले लेता हूँ, 30 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। अब ये देखिए कैसा आया यार, पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज ऐसा आया, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया। नेक्स्ट फोर्स क्या आ रहा है आपका, ये 5 किलो न्यूटन, इसको ले लेते हैं अपन, तो ये माइनस, माइनस क्यों ले रहा हूँ, देखिए इस पॉइंट के अबाउट ये 5 किलो न्यूटन कैसा आएगा, यहाँ पर ऐसा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है अपनी, ये डिस्टेंस है आपकी 5 माइनस एक्स, यहाँ से 5 मैंने अभी आपको बताया 5 क्यों मैंने माना है, और यहाँ से x दी हुई है, तो 5 माइनस एक्स करेंगे तो डिस्टेंस आएगी CF जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इक्वल टू और कोई फोर्स तो नहीं है, जीरो। नेट मूवमेंट को मैंने मान लिया जीरो, और इसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखना है, तो है ना, मूवमेंट होने ही नहीं देना है हमें। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 30x माइनस 5 5 25 प्लस 5x इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना जाएगा, ये 25x इक्वल टू, यहाँ से इसको ऐड करें 30 का, सॉरी इसको ऐड करेंगे तो आप ये कितना जाएगा, 5 का 30 35, और इसको उधर मैंने भेज दिया तो 25, ये x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे 25/35। क्लियर, टैक्स की वैल्यू अभी मैं आपको डायरेक्ट आपका आंसर बता देता हूँ, 0.713, ठीक है ना, ऐसा यूनिट में सब कुछ दिया तो अपन मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर की रॉड दी है सही यूनिट में, तो ऐसे यूनिट ही लेके चल रहा है तो मीटर। क्लियर, तो एक्स की डिस्टेंस आ गई कि बी पॉइंट से, यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम पॉइंट बी द डिस्टेंस वेयर द पॉइंट शुड बी, where the point the rod should be suspended at 0.7143 so that the rod remain in horizontal condition. Clear? Next question देखते हैं, a beam of 2 meter in length hinged at A and supported at B by cord which passes over two frictionless pulleys carries a 50 kilonewton load as shown in figure। क्या बोल रहा है, एक बीम है, ए बीम है, वो एक दो पुलीज है ना, उससे बी पॉइंट जो है आपका किससे बंधा हुआ है, एक बीम है ए बी, जिसमें बी पॉइंट जो है वो दो पुली से अटैच्ड है, फ्रिक्शनलेस पुली बोल रहे हैं, और उसका वेट कितना है बोल रहे हैं 50 किलोमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ 100 किलोमीटर लोड ऑन द बीम। क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द पोजीशन, ये 100 किलोमीटर का जो लोड टंगा हुआ है इसमें, इसकी पोजीशन बताना है, बीम में कौन सी पोजीशन पे ये टंगा हुआ है on the beam if it is to remain equilibrium in horizontal position। ये horizontal position अपनी मेंटेन करके रखे, उस कंडीशन में ये x की वैल्यू बतानी है कि 100 किलोमीटर का जो लोड है वो कहाँ टंगा हुआ है बीम में, x की वैल्यू बतानी है। also determine at the hinge end, also determine the reaction at the hinge। ए पे रिएक्शन लग रहा होगा, वो रिएक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो रिएक्शन फाइंड आउट करना है, दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करना है कि एक्स कितनी दूरी पे ये 100 किलोमीटर का लोड टंगा हुआ है कि ये जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहे, क्योंकि यहाँ से देखिए ये कॉर्ड के थ्रू क्या है, ये पुली से कॉर्ड गई हुई है और ये वेट टंगा हुआ है 50 न्यूटन का, जो कि क्या करेगा, इसमें टेंशन लगेगा, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट होगा, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा, वो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है, मोमेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को भी यहाँ अगेन अपन यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब भी बात करेंगे तो हम इससे पहले अभी समीशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 मान रहे थे, अब समीशन ऑफ मूवमेंट को भी इंक्लूड करेंगे। इक्विलिब्रियम में ये होता ही है, लेकिन इनिशियल इससे पहले अभी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन जब भी हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसका टेंशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कॉर्ड में कितना टेंशन आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर लग रहा है, तो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा, सपोज मैं इसको दे देता हूँ P टी, ठीक है ना।
इस कॉर्ड पे टेंशन लग रहा होगा अपवर्ड साइड इस 50 को बैलेंस करने के लिए। सेम में भी ये कॉर्ड यहाँ पर आ गई है, तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ इस पॉइंट को, तो इसका टेंशन मैं कैसे दिखाऊंगा, इस तरह से दिखाऊंगा। अच्छा, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है ये चीज़ देखने में कि सर डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कैसे भी ले लेते हैं। देखिए डायरेक्शन नहीं, जब आप इसको कंसिडर करेंगे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सिंपल ऐसा सोचिए, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सपोज इसका, इस वाले का, तो यहाँ मैंने 50 किलोमीटर का रोड दिखाया, तो इसके अपोजिट में ये जो पुली है, ये पुली है, यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे यही फोर्स है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ टेंशन टी टी आएगा। इसी तरह जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ये इस तरह से डायरेक्शन दिखाएंगे ना। यहाँ पर ये पुली पे जो फोर्स ये लग रहा होगा उसी के जस्ट अपोजिट, जो ये फिक्स्ड कंडीशन में जो फोर्स लग रहा होगा उसी का अपोजिट फोर्स लग रहा होगा जो इन दोनों कॉर्ड में लग रहा होगा, इक्वली डिवाइडेड। रिजॉल्व भी करेंगे तो आपको रिजॉल्व तो समझ में आएगा, वर्टिकल फोर्स वर्टिकल ही रिजॉल्व हो रहा है, क्लियर। सिमिलरली अब इस पॉइंट को जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो अपवर्ड साइड ये टी लग रहा होगा, यही टी है लेकिन ये अपवर्ड साइड, इस पॉइंट को नोटिफाई करेंगे तो ये अपवर्ड साइड दिखेगा आपको, तो ये डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन देखते हैं। ये टेंशन मैंने टी मान लिया है कि यहाँ पर कॉर्ड में टेंशन टी लग रहा है। अब सपोज इसकी वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है टेंशन टी की, टेंशन टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका ये कितना दिया हुआ आपका 50 किलो न्यूटन, और ये इसको मैंने टी माना है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने सपोज बनाया है। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, टी प्लस टी 2t अपवर्ड, वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे अगर अपन, तो वर्टिकल फोर्स 2t इज इक्वल्स टू एक डाउनवर्ड लग रहा है 50, डाउनवर्ड नेगेटिव आएगा, इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तभी तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तभी एक्स की वैल्यू बताइए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये फुलफिल होगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया और इसको कंडीशन को फुलफिल कराया, रिजॉल्व किया वर्टिकली। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आएगा 50/2 इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई कि t की वैल्यू कितनी है आपकी 25 किलो न्यूटन। t की वैल्यू अब यहाँ जरूरत पड़ेगी अपन को जब इसको अपन मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मोमेंट ही निकालना पड़ेगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट आपको देखना पड़ेगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंडीशन है, इस पॉइंट के अबाउट समेशन, किसी पॉइंट के अबाउट भी सब समेशन ऑफ मोमेंट आप निकालोगे तो इक्वल टू 0 होगा अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम ही मान रहे हैं ना, मान रहे हैं कि बीम कैसी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तब आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट अपन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर ये जो फिक्स्ड कंडीशन है, यहाँ पर रिएक्शन लग रहा है कि मोमेंट लग रहा है, तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ उसको, ये टी की वैल्यू याद रखिएगा 25 किलोमीटर आई है अपनी, इसको मैं लिख देता हूँ साइड में। टी अपन ने कितना फाइंड आउट कर लिया है, टी इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। थोड़ा जॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैकेनिक्स में नॉर्मली आपको जो जॉइंट्स पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना पड़ेगा एक हिंज जॉइंट, जिसको अपन पिन जॉइंट भी बोलते हैं, पिन जॉइंट, हिंज जॉइंट है पिन जॉइंट। सेकंड रोलर जॉइंट, और थर्ड अपन पढ़ेंगे फिक्स्ड जॉइंट। मैकेनिक्स में जनरली 3 टाइप के जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिएक्शन कौन कौन सी लग रही हैं, ताकि आप फ्री बॉडी डायग्राम में उसको दिखा सकें। तो सबसे पहले देखिए हिंज जॉइंट की बात कर लेता हूँ। हिंज का मतलब ये होता है कि पिन कर देना किसी को। जैसे सपोज एक मैंने सपोज एक पेंडुलम लिया, और पेंडुलम को देखा आपने घड़ी के कांटे को किस तरह से वो अटैच रहता है उसमें, ताकि वो क्या करता है रोटेट कर सकता है अपनी जगह पे, है ना। उसको बोलते हैं पिन जॉइंट। पिन जॉइंट होना मतलब पिन से सिंपल उसको फिक्स कर देना, ताकि वो अपनी जगह पे क्या कर सके, रेवोल्यूट कर सके। दैट इज कॉल्ड पिन जॉइंट। तो पिन जॉइंट, जब भी हम पिन जॉइंट की बात करते हैं तो हमेशा आप याद रखिए रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें कितने रिएक्शन फोर्स लगते हैं। तो पिन जॉइंट में हमेशा रिएक्शन फोर्स 2 लगते हैं। हमेशा आपको 2 रिएक्शन फोर्स लगाना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक
वर्टिकल। आंख बंद करके लगा देना है। सर ऐसा क्यों, आंख बंद करके क्यों लगा देना, हमेशा दो ही फोर्स लगेंगे? नहीं, हमें एक्चुअली क्या है बच्चों, जब भी किसी बॉडी पे सपोज देखिए, सपोज एक बीम है, ये बीम है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर हिंज ज्वाइंट हमें बोल दिया है, ज्वाइंट कौन सा, हिंज। इस तरह से शो करते हैं नॉर्मली हिंज ज्वाइंट को, किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं, ऐसा बना के नीचे इस तरह से दिखा देते हैं। ये हिंज ज्वाइंट की एक डिनोटेशन है, मैकेनिक्स आपको देखने के लिए। तो हिंज ज्वाइंट जब भी आपसे बोलते हैं तो सपोज मैं मान लो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल ही है कि हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है। हिंज जॉइंट एक्चुअली में करता क्या है, ये एक इलेक्शन फोर्स है जो कि क्या करता है, इन फोर्सों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज ये बॉडी रखी हुई है तो सरफेस की रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अगर बॉडी थोड़ी सी भी टिल्ट होगी तो रिएक्शन फोर्स भी टिल्ट होगा ना। तो एक रिएक्शन फोर्स को टिल्ट कौन सा होगा, जब हिंज होगा तभी होगा ना। हिंज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, मिक्स मत कर देना। जब मैं हिंज की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये रिएक्शन फोर्स क्या होगा, टिल्ट होगा अपनी जगह से। अब टिल्ट होगा तो इंक्लाइंड हो गया। अब इंक्लाइंड हुआ कि नहीं हुआ है ना, ये इनका समेशन वर्टिकल लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ये तो हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक वर्टिकल फोर्स ले लेते हैं। क्या हमें पता है कि अगर वो इंक्लाइंड हुआ भी होगा तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। डायरेक्शन भी सही नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये राइट हैंड पे लगेगा या अपवर्ड पे लगेगा, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये सब हम एक अजम्पशन बेस पे लेते हैं, पर हमें इतना पता है कि दो फोर्स लगेंगे। यहाँ पर कोई ये जो हिंज पॉइंट है, ये रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन पे आएगा या तो हॉरिजॉन्टल पे आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो बनी बात है ऑटोमेटिकली ये टर्म जीरो हो जाएगा। अगर वर्टिकल पे आएगा तो ऑटोमेटिकली ये टर्म जीरो हो जाएगा। ये हमें बाद में पता चलता है, जब हम इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली वैल्यू हमें बता देती है, डायरेक्शन भी बता देती है और फोर्स भी बता देती है कि वो इंक्लिनेशन पे था, हॉरिजॉन्टल था या वर्टिकल था। हम तो बस क्या करते हैं, हमें मान के चलते हैं कि रिएक्शन फोर्स जो है इन फोर्सेस के हिसाब से अपने आप को अरेंज किया उसने, और हम इंक्लिनेशन कंडीशन मान लेते हैं कि इंक्लिनेशन पे गया तो उसके दो कंपोनेंट बन गए, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। क्लियर। बाकी बाद में अगर वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बना होगा तो ऑटोमेटिकली वर्टिकल जीरो हो जाएगा, या वर्टिकल ही बना होगा तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल जीरो हो जाएगा। लेफ्ट बनेगा या राइट हैंड बना होगा ऑटोमेटिकली अपने को साइन दिख जाएगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि हमने अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिंपल आप ये समझिए, अगर हिंज जॉइंट है तो हमेशा आपको दो रिएक्शन फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली मानना है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पर रोलर ज्वाइंट है, रोलर ज्वाइंट का मतलब ये होता है, अगर रोलर ज्वाइंट देखिए, रोलर ज्वाइंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से रोलर लगा देते हैं, ये रोलर लगा दिए बीच में, हिंज में मैंने रोलर नहीं लगाए थे। रोलर में एक चीज आप समझ लीजिए, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक ही रिएक्शन फोर्स लगता है, हमेशा एक रिएक्शन फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये रोलर इस तरह से दिया हुआ है, इंक्लाइंड दिया हुआ है, इस तरह से इंक्लाइंड, तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आप क्या करेंगे, एक ही रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। दो रिएक्शन फोर्स में नहीं लगा देना, क्योंकि क्या होता है, रोलर क्या कर सकता है, देखिए हिंज जैसे हिंज अपनी जगह से ऐसे ऐसे मूव कर सकता था तो इंक्लाइंड हो जा रहा था तो उसके दो कंपोनेंट बन जा रहे थे। लेकिन रोलर की कंडीशन क्या है, रोलर से प्लेन में खिसक सकता है, ऐसे से खिसक सकता है, रोल हो सकता है, अपनी जगह पर रोल होता रहेगा वो। ये प्लेन है, प्लेन से रोलर ऐसे ऐसे थोड़ा खिसकेगा, रोलर तो क्या होगा, खिसक जाएगा। ये रोलर लगे हुए हैं, इस पे रोलर लगे हुए हैं, जिस भी प्लेन में रहेगा, इंक्लाइंड प्लेन में रहेगा तो यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा। अगर वो खिसकेगा इसका मतलब क्या है, अगर वो खिसक रहा है इसका मतलब ये है कि कोई कंपोनेंट होना आ रहे हैं, वो तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना। जब यहाँ लग रहा हो चाहे खिसक के यहाँ आ जाए, टिल्ट थोड़ा हुआ है वो, तो हमेशा जब भी रोलर की बात आएगी एक ही रिएक्शन फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। याद रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड जॉइंट। अब फिक्स्ड जॉइंट की बात करते हैं। फिक्स्ड जॉइंट को देखिए इस तरह से दर्शाते हैं, ये इस तरह से, ये फिक्स्ड कंडीशन में दर्शाते हैं। सपोज जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में दर्शाया है, ये फिक्स्ड जॉइंट है। फिक्स्ड जॉइंट का मतलब क्या है, सपोज वॉल में किसी चीज को फिक्स्ड कर देना, दीवार में बीम को फिक्स्ड कर देना। अब ये दीवार में फिक्स्ड कर दिया है किसी बीम को, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे नहीं पता है इस पे कितने रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स है और एक मोमेंट भी है। हम ये मान के चलते हैं कि ये फिक्स्ड है, इसका मतलब इस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, इंक्लिनेशन का फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण जो भी रिएक्शन फोर्स इंक्लिनेशन के, इसके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। जैसा अभी मैंने हिंज में बात की थी, इसी के दो कंपोनेंट है, तो हमें नहीं पता ना कि वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है इंक्लिनेशन पे, हमने दोनों मान लिया जैसे हिंज में माना था। इक्वेशन सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा ये वैल्यू है भी कि नहीं है, डायरेक्शन भी इनके पता चल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक असम्पशन हम मान सकते हैं कि क्या कर रहा है,
ये फिक्स कंडीशन क्या कर रही है, इस पे जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई कंपोनेंट है तो उसको अंदर इंसर्ट नहीं होने दे रहा है। कोई रिएक्शन फोर्स है जो ये नीचे साइड जाना चाह रहा है तो रिएक्शन फोर्स को जाने नहीं दे रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और, फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि इसको घूमने भी नहीं दे रहा है, ये ऐसा घूमने नहीं दे रहा है। मतलब कोई फोर्स इसके आगे पीछे लग रहा है जो उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको घूमने भी नहीं दे रहा है। मतलब मोमेंट को भी क्या करके रखा है उसने, रोक के रखा हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक मोमेंट भी इसमें लगा देते हैं, और ये मोमेंट जो बाकी फोर्सेस लग रहे हैं जिनके कारण इसमें मोमेंट डेवलप हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट लग रहा है ये। इसको मान समझ रहे हैं आप, तभी तो हम ये कंडीशन मानते हैं कि ये फिक्स्ड कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये जो मोमेंट है उनको बैलेंस कर रहा है। अब इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट लिया है हमने कि गलत लिया है, ये हमें पता नहीं होता, ये डायरेक्शन हम कुछ भी ले लेते हैं, है ना, जैसे क्लॉकवाइज मैंने ले लिया, सही है गलत है, जब हम इक्वेशन को लिखते हैं तभी ये क्लियरिफाई होता है कि ये डायरेक्शन सही है, तो हम बाद में क्लियर कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं आपको एक कंडीशन तो समझ में आई जॉइंट्स की, कि जब जॉइंट्स हमें दिए रहेंगे तो हमें रिएक्शन फोर्स कैसे लगाने हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर फिक्स्ड कंडीशन है, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड में इसका फिगर डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो इसको, इस बीम को, ये ए बी जो बीम आपने बनाई है, इस पे एक टेंशन लगा लेते हैं अपन टी, ये ऊपर साइड लग रहा है, क्लियर। इसकी एक लेंथ एक्स जहां से हमें निकालना है, ये 100 न्यूटन का, किलोन्यूटन का फोर्स, और एक इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 2 मीटर। अब देखिए यहां से मैंने फिक्स्ड कंडीशन हटा दी। फिक्स्ड में मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से रिएक्शन फोर्स लगेंगे। एक रिएक्शन फोर्स लगेगा वर्टिकल, आर ए मैं मान लेता हूं, आर ए बी, ए पे लग रहा है इसलिए आर ए बी नाम दे दिया वर्टिकल। इसको देता हूं आर ए एच, ए पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स। मुझे नहीं पता, हाँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि फिक्स्ड कंडीशन क्या क्या चीज को प्रिवेंट करती है, रोकती है, उसके हिसाब से हम रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पता चल जाएगा। तीसरी चीज, ये घुमाने से भी रोकेगा इसको, तो एक मोमेंट भी लगा देता हूं मैं, क्लियर है यहाँ तक, एक मोमेंट लगा दिया मैंने, इसको एम नाम दे देता हूँ, ए पॉइंट पे लग रहा है, इसका साइन भी पता चल जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, मैं मान लेता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम जानते हैं क्या क्या कंडीशन जानते हैं, समेशन ऑफ फोर्स x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स y इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो सबसे पहले x के अलावा रिजॉल्व करके देखते हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0। देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है यहाँ पर, आर एच, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं है, इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ये कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, पता चल गया ना हमें। हमने ये रिएक्शन फोर्स लगा दिया, मैंने आपको बताया था रिएक्शन फोर्स हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई फोर्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। देखिए आर एच 0 हो गया, मतलब यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 लगाते हैं, दूसरी कंडीशन। तो देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, वर्टिकल फोर्स कौन सा है, आर ए बी, आर ए बी है, अपवर्ड को सपोज मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। नेक्स्ट वर्टिकल फोर्स कौन सा है, 100 न्यूटन, डाउनवर्ड है तो माइनस लेना पड़ेगा। और कौन सा वर्टिकल फोर्स है, ये टी, प्लस अपवर्ड को मैंने प्लस माना है, टी इक्वल टू 0, या अपवर्ड पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव दिया था अपवर्ड, है ना, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब टी की वैल्यू आपको 25 मैंने निकाल दी, कैलकुलेट करी थी, तो यहाँ से आर ए बी इसी इक्वल टू कितना जाएगा, ये 100 माइनस, इसको मैंने उधर भेज दिया तो ये माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 25, है ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मैंने उधर भेज दिया इसको। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 75 किलो न्यूटन। अब देखिए 75 किलो न्यूटन आई है, ये भी क्लियर पता चल गया मुझे। और ये जो मैंने साइन माना था अपवर्ड, ये मैंने अजम्पशन था मेरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब ये साइन हम मानते हैं हमारे अजम्पशन होते हैं, ये साइन करेक्ट कब पता चलते हैं, जब इक्वेशन आ जाती है। जैसे आर ए बी इक्वल टू 75 प्लस में आया है तो ये कंफर्म है कि ये अपवर्ड लग रहा होगा, ठीक है ना। ये तो ऑटोमेटिकली माइनस में जाता है, इसकी ये वैल्यू जो देख रहे हैं आप, इसको सॉल्व किया मैंने इजीली अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक रूल, ये प्लस में आ गया, माइनस में आता तो मैं समझ जाता ये डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब ये आर ए बी आपका वर्टिकल एक कंपोनेंट लग रहा है जो कि अपवर्ड में है प्लस। ये इस तरह से हमें सॉल्व करने के बाद पता चल जाता है कि रिएक्शन फोर्स जो हमने लगाए हैं वो कितने सही है, क्लियर। थर्ड कंडीशन, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये जो मूवमेंट की वैल्यू होगी, समेशन ऑफ मूवमेंट, ये एम ए इक्वल टू 0 होगा ना, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है मतलब।
तो ये कंडीशन लगाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर फोर्स देखिए ये कितना जाएगा T, इसके कारण एक मोमेंट क्रिएट होगा इस पॉइंट के अबाउट, तो T इंटू कितना जाएगा ये 2। ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लेता हूँ। एक ये बनेगा क्लॉकवाइज, तो प्लस 100 इंटू डिस्टेंस कितना है x, प्लस 1 बाय ए पॉइंट का मूवमेंट इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये x इजिकल टू, इसको आप उधर भेज दीजिए तो ये 2t कितना आएगा 2 इंटू 25 है ना, t की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं अपॉन 100, तो यहाँ से ये आपका सॉल्व हो जाएगा ये 4 2 2 सर मतलब 1/2 मतलब 0.5 मीटर, मतलब कितने डिस्टेंस पे 100 मीटर का 100 किलोमीटर लोड लग रहा है, ये 0.5 मीटर पे लग रहा है फ्रॉम पॉइंट ए, तब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लोड P of 3500 न्यूटन is acting on the boom which is held by cable BC as shown in figure। क्या बोल रहे हैं, एक बूम है उस वो क्या है इस पे एक लोड लगा हुआ है P जिसका कितना वैल्यू कितनी दी हुई है 3500 3500 न्यूटन बाय केबल, केबल से बंधा हुआ है ये बूम। नेग्लेक्टिंग वेट ऑफ द बूम, इस बूम का एक वेट भी होगा उसको निगलेक्ट करके चलना है अपन को, नहीं तो सेंटर में कहीं लग रहा होता है ना, उसको अपन को कंसीडर करना पड़ता है, उसको निगलेक्ट करना है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बूम। तो इस बूम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम देखिए यहाँ से मैं पहले बूम बना लेता हूँ, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मैंने बूम बना लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये फिक्स्ड, ये दिख रहा है आपको फिक्स्ड, तो इसको ऐसा मत समझना फिक्स्ड है मतलब ये डायरेक्ट बूम फिक्स्ड से नहीं जुड़ा है ना। यहाँ पर अपन ने रिएक्शन लगा दिए, कपल भी लगा दिए, एक मूवमेंट भी लगा दिया, इस तरह से ये देखिए यहाँ से ये फिक्स्ड कंडीशन से कि जॉइंट दिया हुआ है आपको कोई एलिमेंट, उस एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखिए ये पिन जॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये मतलब इसे ऐसे मूव कर सकता है अपने जगह, पिन जॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया था पिन से ये ज्वाइंट कर दिया है ना, उस तरह से ये है, उसके ये एलिमेंट फिक्स्ड से ज्वाइंट है, तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो यहाँ ये वाला ज्वाइंट लेंगे पिन ज्वाइंट। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डायग्राम बनाते समय देख ले, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने रिएक्शन फोर्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी कोई हिंज ज्वाइंट हो तो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल, सपोज इसको मैं आर ए बी दे देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल इसको मैं दे देता हूँ आर एच। डायरेक्शन मैंने बताया था, मैं अजम्पशन मानता हूँ, ये राइट हैंड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट सबसे पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक पी फोर्स लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक पी फोर्स भी मैं लगा दिया, पी फोर्स लगा दिया मैंने। डिस्टेंस आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, ये डिस्टेंस यहाँ से 3.75 है पी तक, पी के बाद 1.5 मीटर है बी तक। क्लियर? इसके बाद इसका सेल्फ वेट लेना नहीं है, निगलेक्ट करके चलना है। एक केबल बनी हुई है, जस्ट यहाँ पर एक आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये जस्ट ए वर्टिकली यहाँ पर एक सी पॉइंट मानना दिया हुआ है, ये भी एक हिंज जॉइंट है और यहाँ से एक केबल लगी हुई है ये, और केबल पे मैं मान लेता हूँ कि एक टेंशन लग रहा होगा है ना, जो कि 30 डिग्री इंक्लाइन है। कितना है यहाँ से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे हॉरिजॉन्टल से। अब यहाँ पर मैंने दो फोर्स नहीं लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अभी रिएक्शन जो पूछा है ए पॉइंट में पूछा है, मैंने ए पॉइंट में रिएक्शन ये मेरे को फाइंड आउट करना है, इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने लगाया। यहाँ पर पूछेंगे रिएक्शन तो यहाँ पर भी आपको हिंज जॉइंट कंसीडर करते हुए दो रिएक्शन फोर्स मानने पड़ेंगे, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट पूछा फाइंड द टेंशन इन द केबल, तो केबल पे टेंशन लग रहा होगा इस केबल पे, वो फाइंड आउट करना है, और नेक्स्ट रिएक्शन निकालना है ए पॉइंट पे। तो अब यहाँ पर जब भी आपको ये रिएक्शन निकालना है, तो जब ये लोड लग रहा है, सपोज मान लीजिए लोड लगा इसमें P,
यहाँ पर एक पॉइंट से जितना मूवमेंट कर मतलब जितना भी डाइवर्ट हो सकता था, इसका मूवमेंट हो सकता था, मूवमेंट किया इसने, इसमें टेंशन आ गई, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। क्लियर। अब अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू जीरो। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करा सकते हैं अगेन हम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमने कैसे माना इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्वेश्चन में गिवन है सर, आपने कैसे मान लिया? हम मान रहे हैं कि फिक्स्ड कंडीशन, ये फिक्स्ड जैसा ये बूम इससे लगा हुआ है, इसमें लोड लगा हुआ है, कंडीशन में पूरी फुलफिल करके दे रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं इसमें टेंशन लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बॉडी ये फोर्स को हैंग करने के बाद इसमें टेंशन जनरेट हो गया है, बॉडी कहीं ना कहीं रुक गई है, ठीक है ना, तभी तो इसमें टेंशन आ रहा है। एक कंडीशन हमें पता चल रही है, उस कंडीशन को हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लेता हूँ मैं इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इस पॉइंट के अबाउट में मान लेता हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टर्न कर रहा है। क्लियर। अब ये जो बूम है, ये बूम इसी पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा। क्लियर। यहाँ पर तो एक केबल बंधा हुआ है, अभी जैसे मैंने बोला था यहाँ पर ये केबल, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स ले सकते हैं, लेकिन ये केबल है, केबल पे केबल थोड़ा ना आपका, केबल पे तो टेंशन लग रहा है ना। रिएक्शन फोर्स तो आपका ये बूम, अगर मैं टर्निंग की बात करूँ तो ये बूम यहाँ इसके अबाउट इससे हिंज जॉइंट है, तो बूम अगर टर्न करेगा तो इसके अबाउट ही टर्न करेगा, है ना, इसमें टेंशन आएगा, तो फिर एक्शन की बात ही नहीं आ रही है। क्लियर। थोड़ी बात मुझे डाउट हो गया था, मुझे लगा था कि यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स आएगा, मैं इसको भी एक एलिमेंट समझ रहा था, पर ये टेंशन है ना। तो रिएक्शन फोर्स वैसे आ सकता है, इसका जो टेंशन है इसके कारण इसमें रिएक्शन लगेगा। क्लियर। ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं लगेगा, इसमें भी रिएक्शन लग सकता है, ये जो टेंशन इसमें लगेगा फोर्स, उसको एक रिएक्शन फोर्स लग सकता है, लेकिन हमें निकालना नहीं है। अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोमेंट, बच्चों का डाउट होता है मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेना है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप समझिए बूम है, ये किसके अबाउट टर्न कर सकता है, आप समझिए यहाँ से, ये बी के अबाउट तो करेगा ना, बी तो केबल से जुड़ा हुआ है, ए यहाँ पर एक हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट के अबाउट ही क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है, हिंज जॉइंट के अबाउट ही ये टर्न कर सकता है कोई चीज ना। तो मोमेंट अबाउट ए हम क्या मान लेते हैं, जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, तो सबसे पहले देखिए एक फोर्स, ये दोनों फोर्स तो इस पॉइंट पे जीरो हो जाएंगे, एक फोर्स बनता है आपका ये पी, तो ये मैं लिख लेता हूँ पी। अब देखिए सपोज ये फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता मुझे, तो इसको परपेंडिकुलर करने के लिए मुझे इसको दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे इस पी के। क्लियर। तो देखिए इस ये P जो है, इस P को अगर मैं यहाँ आगे बढ़ाता भी हूँ तो ये क्या है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है ना, इस डिस्टेंस के दो कंपोनेंट को बनाऊंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3.75 मैंने आपको बताया था, इसको अगर ये मैं रिजॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ से मुझे ये पता है ये 3.75 है और ये एंगल पता है 40 है। क्लियर। अगर मैं इसको वर्टिकली रिजॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करूंगा मैं तो मुझे ये लेंथ मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ से अगर ये फोर्स P, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं डिस्टेंस ये, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, मुझे डिस्टेंस पता है, इस डिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, मतलब ये डिस्टेंस पता है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो इतनी लेंथ होगी, मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर ये कितना जाएगा 3.75 साइन 40, होगा कि नहीं होगा, कॉस इसके साथ बनाएगा क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल बनाना, तो कॉस 40 यहाँ आएगा, साइन 40 यहाँ आएगा, तो P इंटू इतना यह आ गया। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर टेंशन लग रहा है T, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो टेंशन T लग रहा है, तो जब ये वेट इधर लग रहा है तो टेंशन इसमें कहाँ लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा। क्लियर है ना, ये वेट इसमें इधर लग रहा है, मूवमेंट इसका इस तरह से हो रहा है, तो टेंशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा इधर केबल में। तो यहाँ से ये कितना आएगा माइनस T, क्योंकि क्लॉकवाइज गया P अपना, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा T अपोजिट डायरेक्शन में, तो T फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ तो फोर्स भी पहले क्लियर नहीं है, पहले तो फोर्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो फोर्स 30 डिग्री इंक्लाइंड है, फोर्स 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इस फोर्स के सबसे पहले तो इस फोर्स को सीधा करना पड़ेगा मुझे, तो
इस फोर्स के देखिए दो कंपोनेंट बनेंगे। इस टी के अगर ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से बनाता हूँ तो यहाँ से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, समझ रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टेंशन 30 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले ये टी इसके अलॉन्ग बनाएगा टी cos 30, क्लियर? फिर जस्ट एक इसके परपेंडिकुलर, एक ये इसने ये हॉरिजॉन्टल बनाया टी cos 30, एक ये परपेंडिकुलर बनाएगा टी sin 30। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने सपोज बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने बना दिया। ये जो है, अच्छा टी sin 30 नीचे बनेगा, सॉरी कंफ्यूजन। जो मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेंट की जो दिक्कत आती है, देखिए है ना, ये मैंने जो डॉटेड माना है, थोड़ा मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये बीम है, यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से केबल जो है ये 30 डिग्री बना रहा है, समझ में आया आपको? ये केबल है, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा हॉरिजॉन्टल टी cos 30, और एक डाउनवर्ड बनेगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो ये तो क्वाड्रेंट में रहेगा यहाँ नीचे, है ना, टी sin 30। ये क्लियर है? ये जो केबल में टेंशन लग रही है टी, ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 था, ये हॉरिजॉन्टल से 30 था, ये 30, तो यहाँ ये बनाएगा cos और यहाँ बनाएगा sin, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज ये फोर्स आ गया, ठीक है ना, सपोज में मैंने ले लिया टी cos 30 फोर्स, cos थीटा कौन सा फोर्स निकल आया अपना, ये टी cos थीटा एक फोर्स निकाला, जो इसमें टेंशन लग रहा है उसी को मैंने रिजॉल्व कर लिया है। अभी फोर्स जब निकल आया है तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए, क्या डिस्टेंस मेरे को सीधी सीधी दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो अगेन मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे अपन ने इसको रिजॉल्व किए थे, यहाँ से ये लेंथ थे 3.75, इसको अभी रिजॉल्व किया था मैंने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये रिजॉल्व किया था, तो मुझे डिस्टेंस मिल गई थी। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर अब मैं लेंथ ले रहा हूँ, कंप्लीट लेंथ ले रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, तो कितनी 3.75 प्लस 1.5, मतलब कंप्लीट ए बी जो लेंथ है वो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रही है, 40। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, वर्टिकली रिजॉल्व करूं, तो मुझे ए बी cos 40 क्या मिलेगा, ये लेंथ मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर इस पूरी ए बी लेंथ को मैं रिजॉल्व करूंगा, तो ये पूरी ए बी लेंथ को रिजॉल्व करूंगा वर्टिकली, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हैं 40, cos 40 आएगी, ए बी cos 40। सिमिलरली यहाँ पर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा हॉरिजॉन्टली, तो क्या आएगा, ए बी sin 40। तो इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये लेंथ मिल जाएगी और ये वर्टिकल लेंथ मिल जाएगी। सेम यहाँ पर देखिए मैंने इसको वर्टिकली रिजॉल्व किया, वर्टिकल जब रिजॉल्व करते तो मैंने आपको बताया था यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए, तो यहाँ से ये लेंथ, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैग्नीट्यूड निकलता है ए बी cos 40, मतलब ये इसकी लेंथ तो दर्शाता है। तो यहाँ पर मुझे लेंथ मिल गई, तो ये फोर्स था, लेंथ कितनी आ जाएगी, ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, देखिए ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, 3.75 प्लस 1.5, मतलब 3.5 प्लस 3.75 प्लस 1.5 cos 40, ये फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, ए बी की लेंथ लेनी मैंने, वो cos 40, ये तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कोई फोर्स है जिसका मूवमेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये जो टेंशन है सीधा सीधा अपन को डिस्टेंस नहीं मिली, अपन को इसको रिजॉल्व करना पड़ गया, है ना। ये देखिए ये जो टेंशन था, ये जो टेंशन लग रहा था, ये जो टेंशन था, इसको अपन ने रिजॉल्व कर दिया ना, ये आपने रिजॉल्व कर दिया है एक टी cos थीटा में किया, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बन गया टी sin थीटा। तो यहाँ पर इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंट जब आप निकालते हैं तो अब इसके दो जो कंपोनेंट बन गए, तो इस मोमेंट, इस कंपोनेंट के कारण भी एक टर्निंग टेंडेंसी आ रही है इस पॉइंट के अबाउट, तो इस कंपोनेंट के कारण भी एक टर्निंग टेंडेंसी आएगी इस पॉइंट के अबाउट, आपको उसको लेना पड़ेगा। क्लियर?
अगर हाँ इसका डिस्टेंस कुछ ऐसा हो रहा होता कि यहाँ पर जीरो हो रहा होता, इसी अलाउंग जा रहा होता तो अपन नहीं लेते हैं, लेकिन अब ये डिस्टेंस दूरी पे है, ये देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ आपको कुछ मिलेगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाइए आप, ये देखिए ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगी आपकी, तो अगेन एक मोमेंट बनेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा आपका, सबसे पहले से साइन चेक कर लीजिए। तो क्लॉकवाइज को अपन ने प्लस माना है, ये और ये एंटी क्लॉकवाइज था टी cos थीटा, तो माइनस लिया मैंने। अब देखिए अगेन ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्लॉकवाइज बन रहा है, फिर प्लस आएगा तो प्लस टी साइन 30, ये फोर्स हो गया इनटू डिस्टेंस। अब फिर डिस्टेंस मुझे कौन सी चाहिए, ये फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस चाहिए, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये फोर्स और ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे यहाँ से डिस्टेंस चाहिए। तो इसको अभी अपन ने ये लेंथ को रिजॉल्व किया है हॉरिजॉन्टली, क्या मिला अपन को, ए बी साइन 40, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी थी 3.75 प्लस 1.5 साइन, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने रिजॉल्व करके आपको लेंथ निकाल के बताया, ये कितना आएगा साइन 40 ना, यहाँ कॉस बनाया था यहाँ साइन, ये लेंथ मिल गई। अब और कोई फोर्स मिल गया नहीं, कोई फोर्स नहीं मिल रहा, इसका समेशन इक्वल टू कितना ले लेंगे हम, जीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका समेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने बनाया था तो मैंने आपको बताया नहीं था, ये जो है ये चीज आप इसमें नहीं दर्शाएंगे है ना, केवल फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ फोर्स दर्शाते हैं, तो यहाँ से केबल का ये मैं मिटा देता हूँ, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ से टेंशन दर्शाएंगे, इसी पॉइंट चाहे तो आप हटाएं नहीं, ये सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको बता रहा था, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये टेंशन दिखाएंगे 30 डिग्री पे, कितना ये एंगल चाहे तो आप 30 डिग्री पे टेंशन दिखा सकते हैं, इसी के दो कंपोनेंट बन गए, यहाँ फोर्स ये फोर्स, हाँ सिर्फ फोर्सेस को दर्शाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में अपन, पर यहाँ पर मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको ये बनाया था केबल वगैरह। नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए टेंशन की वैल्यू जाएगी, पी की वैल्यू आपको पता 3500, सिर्फ टी अनोन है, उसको आप सॉल्व करेंगे, बाकी वैल्यू कैलकुलेटर में रखेंगे, तो फाइनल आपका इसका आंसर आएगा 4697, 4697.4 न्यूटन, ये आपका टेंशन आ गया। क्लियर। नेक्स्ट अपन को क्या निकालना है, रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन लगा लेते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है ना, एफएक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, देखिए एक आर ए एच राइट हैंड साइड सपोज मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, और कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक ये वाला है टी cos थीटा, इस साइड आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, टी cos 30 इक्वल टू 0, से फोर्स लेना है हमें, टी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी, उसको आप पुट कर देंगे, तो यहाँ से आर ए एच इज इक्वल टू आपका कितना आया था 4967 इंटू cos 30, ये देखिए उधर चला गया पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन भी मेरा सही आ रहा है, मैंने सही माना है, तो आर एच की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी बता देता हूँ, 4946, ठीक है आपका 4697 है, 4697 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको कितना आएगा 4061, 4068.1, क्लियर। अब वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 कर लीजिए, वर्टिकल फोर्स देख लेते हैं, देखिए एक आर ए बी अपवर्ड पॉजिटिव, और कौन सा वर्टिकल फोर्स है, पी डाउनवर्ड है, नेगेटिव लूंगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3500, ये भी डाउनवर्ड टी साइन थीटा, इसको भी डाउनवर्ड नेगेटिव लूंगा, ये अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, इसकी वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू 4697 इंटू साइन 30, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू कितना होगा 0, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों प्लस होकर उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आर ए बी की वैल्यू, मतलब मैंने साइन सही लिया था, इसकी वैल्यू अपन देख लेते हैं, आर ए बी की वैल्यू आ रही 5848.7, 5848.7, क्लियर। तो रिएक्शन आ गया आपका ए और बी पे, अब इस रिएक्शन का आप रिजल्टेंट भी निकाल के बता सकते हैं अगर निकालना चाहें,
कि फाइनली आर कितना होगा। अगर आर निकालना चाहें तो आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर समीशन ऑफ एफ वाई फोर्स का स्क्वायर। इसको आप रखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो रिजल्टेंट आपको एक फाइनल रिएक्शन पता चल जाएगा। किस एंगल पे रख रहा है वो भी निकल के आ जाएगा। अगर आप tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स इसको यूज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे है और कितने डिग्री पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है। सो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं अपन। देखिए रिजल्टेंट फोर्स आपका ये फाइनली आप देखना चाहते हैं कि रिजल्टेंट कितना लग रहा है, तो ये आर ए एच एफ एक्स कितना है अपना, आर ए एच अपना माना है, ये आर ए बी का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो फाइनली आपका यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये आंसर आप सॉल्व करेंगे 7124 न्यूटन। ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, इनका रिजल्टेंट आर एच आर ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, आप पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई कितना है अपना आर ए बी, समेशन ऑफ आर एफ एक्स कितना है आर ए एच। यहाँ से आप निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू तो tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 55.1 डिग्री। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा और इसको आप शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए दोनों इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है फोर्स, और इसका जो इस हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 55 डिग्री पे रिजल्टेंट फोर्स। अगर मैं बात करूँ मतलब रिजल्टेंट फोर्स ये यहाँ से इसका पॉजिटिव है 55, तो यहाँ दिखाऊंगा मैं तो ये 55 डिग्री, यहाँ से 50 डिग्री है, यहाँ से 55 डिग्री पे ही क्या कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स आपका रिएक्शन फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7124 क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है। क्लियर? थैंक यू।